ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है। और गोल्ड में जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ XAU USD की। मीन्स गोल्ड को हम USD से ट्रेड करेंगे अगर, तो वो वाले केस में आप क्या चीज़ें करोगे जिससे आपके गोल्ड में प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। जैसे अभी आपको ट्रेड करना है, अभी जो टाइम हुआ है वो है 3:10। अब ये वक्त पे क्या ट्रेड करना है, क्या टेक्निकल एनालिसिस मैं यूज़ करता हूँ वो आपको बताऊंगा। ओके। तो हो सकता है कि ये वीडियो बन जाए, उसके बाद 2-3 घंटों के बाद आपको वीडियो मिले, तो भी इस हिसाब से वीडियो बनाई जाएगी कि आप वो टाइम पे भी आपको टाइम मिले कि कहाँ पे एंट्री बन रही है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना है। तो सारी चीज़ें बताई जाएगी। चलिए, यहाँ पे पहले हम ढूंढेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे कि ये डेली चार्ट है। अगर डेली चार्ट में आप जो भी ट्रेंड लाइन खींचोगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाओगे, वो लंबे वक्त के लिए होंगे। ओके। और मेरा जनरली मानना है कि डेली चार्ट आप एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आप 1 आवर के चार्ट में ट्रेडिंग करना चाहते हो। मेरा टाइम फ्रेम रहेगा 1 आवर। जो भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा वो 1 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक बताऊंगा, जो जेन्युइन भी रहेगा, अच्छी आपको एंट्री भी मिलेगी। और अगर हो सके तो 1 घंटे के चार्ट में कई बार हमें एंट्री नहीं मिलती है, तो 15 मिनट में भी हमें एक्सेस करना होता है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। सिंपली यहाँ पे पहले हम देखेंगे तो हमारा जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बनी हुई है, तो यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बन रहा है 2286 पे। ओके, 2286 पे हमारा एक सपोर्ट बन रहा है, ये हम यहाँ से जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी भी आप लाइंस खींच सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन थोड़ा जो चार्ट है वो चार्ट थोड़ा चॉपी नज़र आएगा, इसलिए उसे अवॉइड करेंगे। ओके। और देख लेंगे कि जो भी मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैसा है। अगर ये कुछ चीज़ें नोटिस की जाए तकरीबन अप्रैल से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं उसके हिसाब से अभी गोल्ड बिहेव कर रहा है। उसकी जो मीन्स मूवमेंट है वो साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है। ओके। साइडवेज नज़र आ रही है। यहाँ पे कहीं पे वो यहाँ पे उसे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो 3 यहाँ पे बॉटम भी बना लिए है। ओके। और यहाँ पे टॉप भी आप देखोगे तो ये 2 टॉप भी नज़र आ रहे हैं। तो उस हिसाब से कंसोलिडेट कर रही है प्राइस डेली चार्ट में। माने आपको ये सपोर्ट वाले लेवल पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है। ये कुछ चीज़ें आपको डेली चार्ट इंडिकेट कर रहा है। अब डेली चार्ट के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे अभी एंट्री बनती नहीं है, बीच में तो कहीं पे एंट्री नहीं होगी। जब तक सपोर्ट पे आपको प्राइस नहीं मिलेगी आप बाय नहीं करोगे, और रेजिस्टेंस पे नहीं होगी प्राइस तब तक आप सेल नहीं कर सकते। अब ये वाले केस में हम देखेंगे कि 4 घंटे के चार्ट में क्या नज़र आ रहा है। चलिए, यहाँ पे कुछ थोड़े इंडिकेशन हमें मिलेंगे। कैसे मीन्स प्राइस एक्शन प्रॉपर ट्रेडिंग कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आप आज भी ट्रेड लेना चाहते हो तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। जब भी आपको वीडियो मिलेगी तो ये यूज़फुल रहेगा। ओके। चलिए, 4 घंटे के चार्ट में मैं नहीं चाहूँगा कि कोई लाइंस खींची जाए। 2 घंटे के चार्ट में मैं जाऊँगा। ट्रेड हमें लेना है 1 घंटे के चार्ट में, वहाँ पे एंट्री ढूंढनी है हमें। चलिए, अब ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम चले गए, डेली से 4 घंटे के 2 घंटे के चार्ट में आ गए। अब 2 घंटे के चार्ट में हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कुछ टाइम है 28 जून से लेके ये जो टाइम है वो अप ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पे अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। ओके। कुछ करेक्शन भी नज़र आए थे, लेकिन वो नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा अप ट्रेंड बना हुआ है। जस्ट अ मिनट। चलिए, 1 घंटे का चार्ट हमने देखा तो ये कुछ चीज़ें ऐसे नज़र आ रही है। अब क्या करेंगे, ज़्यादा स्क्वीज नहीं करेंगे चार्ट को। अब मुझे लगता है या मुझे जो दिखाई देता है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है,
और जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ गोल्ड की जो प्राइस एक्शन है उसे, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे कुछ बाइंग बन रही है। ओके, किस हिसाब से? तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस था एक, चलिए मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। ये लंबे वक्त से समझ लीजिए कि एक यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुई थी, अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुई थी। ये कुछ हिलचाल रही, यहाँ पे हमें ट्रेड करना नहीं है, अभी अभी ट्रेड हमें यहाँ पे करना है, इसलिए यहीं पे जो हो रहा है वही मैं उसके बारे में ही आपको बताऊंगा, क्योंकि ट्रेड लेना है। ओके, चलिए। तो यहाँ से क्या है, प्राइस नीचे गिरी थी। ओके, यहाँ से बिकवाली थोड़ी आई थी, फिर ये वाला जो लेवल है वो लेवल तोड़ा गया था 2 दिन पहले। ओके, ये था 5 जुलाई को, ये वाला लेवल टूटा था। ओके, अब ये वाला लेवल जब टूटा था, फिर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट भी एक बार लिया था, फिर ये वाला जो लेवल है वो भी टूट गया। मीन्स जो रेजिस्टेंस था वो एक बार सपोर्ट बनता नजर आ रहा था, फिर से ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, फिर से वो सपोर्ट भी टूट गया, माने अब ये रेजिस्टेंस हो गया। आप देख ही रहे हो, यहाँ पे रेजिस्ट हो रही है प्राइस, यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी नज़र आ रहा है। दूसरी एक चीज़ कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना है। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ था, एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बाइंग भी आपको नज़र आएगी, वॉल्यूम भी थोड़ा आपको वॉल्यूम भी देखना है। देखिए बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, फिर डेटा कंसोलिडेट हुआ था, फिर यहाँ पे कहीं पे धीमे धीमे घूमता नजर आया था और एक बड़ी कैंडल बनी थी, आई थिंक कोई न्यूज़ वगैरह था, तो उसी वजह से ये वीक थोड़ी बड़ी नजर आ रही है आपको। अदरवाइज ये बाइंग था और ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस में जब भी प्राइस हायर हाई लेके चलती है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि पिछली जो प्राइस है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए। ओके, तो अब क्या था, यहाँ पे जब प्राइस मूव कर रही थी तो ये वाला रेजिस्टेंस था वो भी तोड़ दिया था। अब रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, तो अब देखिए यहाँ पे रेजिस्ट करता कहीं पे नजर आ रहा है। यहाँ पे ये वाला लेवल है जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, चलिए इस यहाँ पे भी लाइन खींच लेते हैं। वैसे ज़्यादा लाइन खींचने से थोड़ा चार्ट चौपी नज़र आता है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है, अदरवाइज मैं यहाँ पे लाइन नहीं बनाता। ओके, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस नज़र आया, फिर से प्राइस ड्रॉप हुई, जो रेजिस्टेंस टूटा था वो सपोर्ट बना, फिर से सपोर्ट टूट गया, अब वो रेजिस्टेंस हो गया। माने अब क्या हो सकता है, हमारे पास दो चीज़ें हैं करने को। एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हो तो आप एंट्री ले लो। ये दो हमने जो लाइन खींची है उसके बीच का डिस्टेंस देख लो, 2387 है, और दूसरा है यहाँ पे 2300 और 2369। ओके, तो 2370 के अराउंड यहाँ पे ये दूसरी वाली लाइन है, तो हम जज कर सकते हैं कि 17 पॉइंट्स है, 17 पॉइंट्स तो नहीं, मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, पिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ 17 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। और स्टैंडर्ड लॉट में या फिर मिनी लॉट में भी ट्रेड किया जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। चलिए, ये ब्रेकआउट जब होगा तब की बात है। तो अभी तो प्राइस यहाँ पे ही मूव कर रही है, 1 घंटे का चार्ट है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ से फिर से रिट्रेस हो जाए प्राइस, प्राइस रिट्रेस होके यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनाए। अगर जेन्युइन सपोर्ट यहाँ पे रेज होता है, ओके, क्योंकि देखिए यहाँ से फिर से प्राइस, यहाँ से पुल बैक लिया था प्राइस ने, ये बड़ी वाली वीक आपको नजर आ रही, तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से सपोर्ट, अगर प्राइस नीचे गिरती है तो वो वाले केस में यहाँ पे सपोर्ट बनेगा तो बाइंग। तो मैंने दोनों बाइंग के जो केसेस है वो आपको एक्सप्लेन कर दिए। एक, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है और फिर यहाँ से, माने समझ लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट होगा, हो सकता है ब्रेकआउट बड़ा भी हो, 1 घंटे के चार्ट में कई बार ये होता है। ओके, 15 मिनट में आपको जाना पड़ता है एंट्री एंट्री लेने के लिए, लेकिन कई बार बड़ी कैंडल, जैसे ये आप पिछले टाइम में आप देखोगे, प्रीवियस जो कैंडल्स देखोगे, तो वहाँ पे आपको चांस नहीं मिलता सेल करने का या बाई करने का। तो वो वाले केस में ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है, समझ लीजिए, तो फिर आपको रुकना है, यहाँ पे कहीं पे फिर से प्राइस आएगी और आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगी, तो यहाँ पे बाइंग करना है। अब एग्जैक्ट यहीं पे बाई करोगे ये नहीं है। अब जब अगर ऐसा कुछ होता है, वो वाले केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जब सपोर्ट लेगा तो एक कैंडल देखना है, वो कैंडल हो सकती है हैमर भी हो सकती है,
वो पुलिस हरामी भी हो सकती है, वो मारू बोझू, लेकिन मारू बोझू अगर होगी तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से एक पैटर्न मिलेगी आपको, बुलिश पैटर्न मिलनी चाहिए जो रिट्रेसमेंट पे आपको यहाँ पे सपोर्ट लेती नजर आए। तो ये एक सिनारियो है कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है, देखिए मैं बाय का ही बता रहा हूँ, सेल का भी हो सकता है, लेकिन पहले बाय का बता दो। हो सकता है यहाँ से कहीं से प्राइस फिर से प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हो जाए, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनाए। देखिए यहाँ पे कहीं पे बोल रहा हूँ, मतलब उसके आजू बाजू हो सकता है। आपको ढूंढना है कि वहाँ पे आपको कोई अच्छी खासी बुलिश पैटर्न मिल जाए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक हैमर नजर आ रही है रेड वाली। ओके, तो जब सपोर्ट बनता है, ऐसे सपोर्ट बनेगा तो एक अच्छी खासी कैंडल नजर आएगी। ये वाली पैटर्न भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये उसे आई थिंक पियर्स इन पैटर्न बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, बुलिश हरामी भी हो सकता है। तो कोई भी एक पैटर्न मिलेगी आपको, मीन्स जो समझ में आनी चाहिए आपको, भले ही उसका डेफिनेशन पता ना हो या वो क्या कैंडल है, क्या नाम है वो पता ना हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ऐसी कोई कैंडल फ्रेम होती है अगर, तो वो बताती है कि बुलिश थोड़ी मोमेंटम मीन्स मिलना चाहिए। चॉपी चॉपी टाइप्स की कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। चॉपी माने जो उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। देखिए कुछ चीज़ें मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि चॉपी, देखिए ये सारी जो कैंडल है, कुछ देखोगे विक नीचे भी नजर आती है, ऊपर भी नजर आती है, तो वो वाला केस में वो चॉपी पैटर्न रहती है। अब देखिए ये रेड वाली जो कैंडल है, रेड वाली कैंडल है, उसके बाजू में ही एक कैटन दूसरी एक कैंडल फ्रेम हुई जो काइंड ऑफ बुलिश हरामी पैटर्न हो सकती है, ये ओके, ये वाली। अब यहाँ पे क्यों एंट्री लेनी थी, क्योंकि देखिए हम इसे ये भी बोल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्प्लिटर्स क्या बोलते हैं, ट्वीजर, ट्वीजर बॉटम। ओके, ये होता है ट्वीजर बॉटम काइंड ऑफ एक पैटर्न फ्रेम हुई है। देखिए एग्जैक्ट कुछ भी नहीं मिलता है। आप जो पढ़ोगे कैंडल स्टिक जो होती है डिफरेंट टाइप्स की, बुलिश और बेरिश, वो जो पढ़ोगे तो सेम कुछ नहीं मिलता है, आपको वो ढूंढना पड़ता है। अब ये रेड वाली कैंडल भले ही आपको मारू बोजू नजर आ रही है, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज करोगे 15 मिनट में तो वो छोटी हो जाएगी। तो उस हिसाब से चीज़ें आपको ऑब्जर्व भी करनी है थोड़ी। ट्रेडिंग माने ये नहीं कि सब कुछ आपको रेडी मिल जाएगा, आपको वो क्रिएट करना होता है। ट्रेड एक्चुअली क्रिएट होता है, प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो वो क्रिएट कैसे करोगे वही मैं बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है कि ये ट्वीजर बॉटम हम बोल सकते हैं, ये भी दो मीन्स माने टोटली ट्वीजर बॉटम नहीं, लेकिन इस हिसाब से उसकी विक्स क्रिएट हुई है। देन अगर वॉलेटिलिटी बात करें तो ये वाली जो कैंडल है उसमें वॉलेटिलिटी मुझे कम, लेकिन मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम और वॉलेटिलिटी मैं किसको बता रहा हूँ, देखिए जब वॉलेटाइल होती है कैंडल, तो ये वाली कैंडल देखिए, ये ऊपर आपको नजर आएगा रेड वाली जो डोजी काइंड पैटर्न है, ये वाली डोजी बोलेंगे हम, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग काफी क्लोज रहता है, एक ही रहता है, लेकिन विक बड़ी लंबी होती है। देखिए ये वाली। ओके, तो ये लिक्विडिटी ज्यादा है ये कैंडल में, इसमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। ओके, वॉलेटिलिटी ज्यादा है इसमें, वॉलेटाइल थी ये कैंडल, जिसमें ये जज ही नहीं कर पाए हम कि बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है, वो जज ही नहीं कर, कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है मतलब। अब जहां तक बात है ये वाली ग्रीन कैंडल की, तो ये एक मोमेंटम बता रही है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये कैंडल, ये ग्रीन वाली, भले ही वहां पे वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ ट्रेड, लेकिन बाइंग थी, ये कैंडल बता रही थी कि मोमेंटम आया है, मोमेंटम अभी बना हुआ है, ये बता रही थी ये वाली ग्रीन वाली कैंडल। वैसे इसने भी बताया कि देखिए मोमेंटम बना है तो यहाँ पे ट्रेड बनता था, लेकिन अभी हम वहाँ पे काम नहीं कर रहे। अगर वो वक्त पे, अभी मैं जैसे एनालिसिस कर रहा हूँ और ऐसी कोई पैटर्न होती तो मैं बताता यहाँ पे बाय बन रहा है, लेकिन वो वक्त पे था, अभी नहीं था। और उसका एक रेजिस्टेंस भी था, तो ये हमारा लेवल था। ओके, तो वो तो छूट गया, चलिए। तो चीज मैंने दो बताई कि कैंडल में ये भी देखना है कि वो वॉलेटाइल कैंडल है, लिक्विडिटी ज्यादा है कैंडल में, वो कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कब बनेगा, जब मोमेंटम आता है, कोई कैंडल मोमेंटम लेके आती है। तो जो पैटर्न मैं बता रहा था वो सारी मोमेंटम कैंडल होती है, तो ये मोमेंटम वाली थी। अब यहाँ से फिर से ये हो सकता है कि यहाँ से नीचे अगर मार्केट थोड़ी आ जाए, रिट्रेस हो जाती है। ओके, किसी हिसाब से हमें दोनों तरफ का जजमेंट बना के चलना है। तो यहाँ से कहीं पे सपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल जाए। जैसे ये वाली कैंडल ने सपोर्ट बताया था, कैंडल को एक तो पहले कंप्लीट होने देना है। जैसे ये अभी कैंडल हो गई तो ये मोमेंटम कैंडल ही है। ये जो कैंडल है, ये रेड के बाजू में बनी थी, वो भी मोमेंटम थी, लेकिन
जैसे कि मूवमेंट नीचे की ओर चल रही थी, लिक्विडिटी काफ़ी बड़ी हुई थी मार्केट में, तो उस हिसाब से कंफर्मेशन के लिए अगर ये कैंडल जो 2 मिनट बाकी है अगर यहाँ पे ही क्लोज होती है तो ट्रेड बनता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रेड बनता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस ऊपर खड़ा है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। तो वो वाले केस में यहाँ पे ट्रेड लेके करेंगे क्या? आपको अगर प्रॉफिट प्रेडिक्ट करना है तो ये वाला लेवल क्योंकि ये भी हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट ना हो और फिर से प्राइस नीचे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी हो, कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्राइस फिर से यहाँ से डाउन मूव करे तो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। 80% केसेस में यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। अगर प्राइस गिरती है तो यहाँ से भी गिर सकती है, लेकिन जनरली ये बिहेवियर जो इसका जो है, ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट बनेगा और कुछ बाइंग तो मिलेगी। टारगेट हमारा ये रहेगा, अगर यहाँ पे बाइंग बनती है तो टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये हो सकता है। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये वाला टारगेट है, अगर ये ब्रेकआउट होता है फिर देखते हैं दूसरा टारगेट क्या होता है। ओके, तो बाइंग के केसेस में क्या करना है मैंने बता दिया। अब अब यहाँ पे कहीं पे जैसे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मैं अभी भी इसमें ढूंढ रहा हूँ, मुझे बाइंग ही नज़र आ रहा है। बाइंग कहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनता है, वो देखूंगा मैं। पूरी कैंडल कंप्लीट होने देनी है 1 घंटे की। कहीं कहीं थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, ओके, तो वो वाले केस में 15 मिनट में आप जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं करना है वो। ओके, 15 मिनट में एंट्री मिलती है एक प्रॉपर कैंडल जैसे। चलिए मुझे आपको बताना है तो अभी तो नहीं बनती एंट्री, लेकिन अगर करना है ऐसा तो 15 मिनट में आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे एक इंडिकेशन आपको मिलता है। 15 मिनट में ये क्या हो गया देखिए, 15 मिनट के बाद ये एक कैंडल बनी थी, ये मोमेंटम कैंडल थी, यहाँ पे एंट्री थी आपकी। ओके, तो 15 मिनट कई बार एंट्री लेने के लिए आपके लिए प्रॉपर होता है। जैसे अभी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती, मैंने वैसे ही जज कर लिया एंट्री बनती नहीं है। ओके, एंट्री बनती नहीं है, हाँ वो आपको बना लेनी है, वो थोड़ी हो सकता है आप अपने हिसाब से वैसा सोचो क्योंकि ये प्रीवियस डेटा है, अदरवाइज एंट्री बनती नहीं, अभी भी नहीं बनी, 15 मिनट में भी एंट्री नहीं बनी क्योंकि यहीं दोनों के बीच में मार्केट घूम रहा है। ये सपोर्ट बनाओ, अब यहाँ पे प्राइजेस मिलेंगी तो आप बाय करोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो बाय करेंगे। चलिए अभी तो 15 मिनट में भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, 1 घंटे में फिर से चले जाते हैं। ओके, तो ब्रेकआउट के लिए रुकना है, अभी अभी ब्रेकआउट के लिए रुकना है, यहाँ पे सपोर्ट बनता है तो बाय करना है। और अगर यहाँ से प्राइस नीचे गिरती है किसी वजह से तो वो वाले केस में यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, दोनों केस में बाई करना है। सेल वाले केस में अब यहाँ पे समझ लीजिए एक ब्रेकआउट हो, सेल वाला केस अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कौन से केस में आप सेल कर सकते हो, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ से एक ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट में बड़ी कैंडल बने और फिर वहीं पे आपको उसी कैंडल में इतनी लिक्विडिटी नज़र आए कि फिर से प्राइस नीचे आए और यहाँ पे एक बड़ी वीक ऊपर नज़र आए और यहाँ पे जो कैंडल पैटर्न बने उसे मैं बोलूँगा शूटिंग स्टार। ओके, यहाँ पे शूटिंग स्टार अगर फ्रेम होता है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, सबको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, लेकिन कैंडल के कंप्लीशन पे पता चलता है कि ये तो एक शूटिंग स्टार हो गया, तो शूटिंग स्टार जैसे बनेगी तो मैं सेल करूँगा। ओके, लेकिन जो बोला है वैसे ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर प्राइस रुक रुक के चलेगी तो मैं यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा, मैं ब्रेकआउट के लिए रुकूंगा और वही मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर एंट्री बनती है तो जैसे मैंने बोला वैसा कुछ होगा तभी यहाँ पे सेल किया जाएगा, अदरवाइज कोई एंट्री बनती नहीं है सेल की। ओके, तो ये एक केस बोल दिया मैंने। दूसरा सेल कब कर सकते हो, दूसरा सेल आप कर सकते हो जब ये सपोर्ट पे आए और आपको ऐसा नजर आए कि सपोर्ट पे कोई मीन्स कोई बुलिश मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, यहाँ पे प्राइस रुक रुक के चल रही है, रुक रुक के चल रही है। ओके, ये वाले लेवल पे सपोर्ट पे ही रुक रुक के चल रही है। वॉल्यूम बिंग कब नजर आए अगर, तो वो वाले केस में आपको जज करना है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा और जैसे बाई की हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी वैसे ही ढूंढेगी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, सॉरी रेजिस्ट होगा, प्राइस एक पुल बैक लेगा, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। टारगेट फिर डिसाइड करेंगे अगर सेल की अपॉर्चुनिटी बनी थी वो वाले केस में, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रही। ओके, तो ये दोनों मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। मेरा खुद का जो ओपिनियन है, अभी के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए,
लेकिन कहाँ पे, ये जब ये लेवल जब ब्रेकआउट होगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनता है तो बाइंग होगा, ये टारगेट रहेगा, राइट। और अगर यहाँ पे प्राइस नीचे गिरती है तो यहाँ पे सपोर्ट कुछ प्रॉपर दिखता है तो वो वाले केस में यहाँ से ये टारगेट एक रहेगा, ये टारगेट दो रहेगा। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी 3:34 हुए हैं, 3:30 बजे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो आप ट्रेड करोगे फ्यूचर में, क्योंकि 1 घंटे का चार्ट मैंने बताया है और आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो आपके पास दो टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होकर सपोर्ट बनता है तो वो वाला केस में यहाँ पे टारगेट। अब एक और चीज़, सर जी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट दो तरह का होता है। देखिए, सपोज मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। अगर ब्रेकआउट होता है और कुछ इस तरह से ब्रेकआउट होता है, इस तरह से ब्रेकआउट होता है जिसमें वीक नज़र नहीं आती, अगर नीचे वीक हो सकती है, ओके, जो शेडो होगी वीक जो होगी वो कैंडल के नीचे हो, ये ग्रीन कैंडल हो, और यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट, तो बस ये ब्रेकआउट पे आपको बाइंग कर लेना है। अगर ऐसी कोई कैंडल फ्रेम होती है तो ब्रेकआउट पे। लेकिन जिस तरह से मुझे नज़र आता है, ये इस तरह से भी हो सकता है ब्रेकआउट। ओके, ऐसी बड़ी कैंडल नज़र आएगी, ये ब्रेकआउट हो, फिर यहाँ से प्राइस रिट्रेस होगी, यहाँ पे सपोर्ट बनाएगी और फिर से प्राइस यहाँ पे मूव करेगी। ये मेरा जजमेंट है। ओके, ऐसा होना चाहिए। अगर कुछ वक्त में, कुछ घंटों में अगर कुछ होगा तो ऐसे हो सकता है। और अगर ये कैंडल छोटी है ऐसी, लेकिन वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, मैंने अभी समझाया था आपको, मोमेंटम और वॉलेटाइल कैंडल। ओके, अब ये वॉलेटाइल कैसे, ये कैंडल हो गई, लेकिन वॉलेटाइल इसे कैसे बोलेंगे, जैसे ये कैंडल में वीक ऐसी कुछ नजर आए तो ये वॉलेटाइल हो जाएगी। कैंडल तो फ्रेम होगी, ग्रीन हो या रेड हो, कोई भी हो। रेड हो तो एंट्री ही नहीं बनती है, लेकिन ग्रीन हो और ऐसी वीक नजर आए, ऊपर नीचे वीक नजर आती है, तो वो वाले केस में वो वॉलेटाइल काफ़ी है, इसमें एंट्री ही नहीं बनती। फिर क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट ढूंढना है। ओके, ये भी हो सकता है कि ये वाली जो कैंडल है वो कुछ ऐसी बने तो एंट्री सीधी लेनी है। ये ग्रीन वाली कैंडल होगी, अगर ग्रीन बनती है तो यहाँ पे सीधी एंट्री बनती है, एंट्री ले लेनी है यहाँ पे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे रहेगा। सर स्टॉप लॉस बहुत दूर बता रहे हो, वही होता है स्टॉप लॉस, जेन्युइन स्टॉप लॉस यही होता है। कुछ लोग आपको यहाँ पे भी बता देंगे, यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे नीचे एटीआर डाल दो, तो वो डिपेंड करता है आपका फंड कितना है। ओके, जेन्युइन चीज़ मैं बता रहा हूँ। ओके, कि स्टॉप लॉस यही रहेगा वो वाले केस में। ये जो नीचे लो नज़र आ रहे हैं, ये वाले लो, एक्चुअली तो यही लो है, यही कंसिडर करके चलना है। इसके नीचे भी एटीआर को, एटीआर की वैल्यू घटाओ, एटीआर इंडिकेटर डालो, उसकी वैल्यू घटाओ, इसका जो लो होगा उसमें से, वो होगा आपका स्टॉप लॉस। जेन्युइन स्टॉप लॉस, भले ही वो $200-300 का नजर आए आपको, वो डिपेंड करता है कि आप कितना फंड लेके बैठे हो। ओके, और मार्जिन कैलकुलेटर भी तो रहता है। ओके, आपका जो एंट्री होगा वो एंट्री के हिसाब से आप चाहते हो कि यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस बनता है। ओके, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस अगर बनता है तो वो वाले केस में आप उसे कैलकुलेट करके देख लो कि भाई मुझे, मेरे पास इतना फंड है और उसके हिसाब से मुझे अगर एंट्री लेनी है यहाँ पे, तो कौन सी क्वांटिटी में मुझे बाई करना चाहिए। चलिए ये भी दिखा दूँ आपको। देखिए, ये 3000 पिप्स होते हैं। अब इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस अगर लेना है, लेकिन आपके पास फंड कम है, तो वो वाले केस में आप पोजीशन साइजिंग कहीं से भी कैलकुलेट करोगे। मैंने कुछ है कि यहाँ पे ये ढूंढ लिया है, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर कहीं पे भी मिल जाएगा, ये वाली वेबसाइट पे मुझे मिल गया। ओके, इसमें करेंसी पैर डाल दी मैंने, एक्स यूएसडी अकाउंट करेंसी है, यूएसडी में हमारे पास $100 पड़े हुए हैं, 50% का, लेकिन $50 का हम रिस्क ले सकते हैं। कितना? $50 का हम रिस्क ले सकते हैं।
ये आपको सोचना है कितना रिस्क लेना है, ये 30% भी हो सकता है, वो आपके हिसाब से। ओके। और जो स्टॉप लॉस इन पिप्स, ये पिप्स कितने होते हैं, तो ये हमने ये एक टूल का यूज़ किया, जो टूल हमें बता रहा है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है और जो एंट्री अगर फ्यूचर में बनेगी तो वो दोनों को लगा के अगर देखेंगे तो 3000 पिप्स होते हैं। ओके। तो मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे 3000 पिप्स। ये देख लेना आप अपने हिसाब से, अदरवाइज 3000 पिप्स मुझे नज़र आते हैं, 3000 मैंने देख लिया। तो उसके हिसाब से मुझे कौन से लॉट में ट्रेड करना है, तो आपका लॉट रहेगा 0.01। अब ये पूरी जो वैल्यू नज़र आई है ये सब कुछ छोड़ दीजिए, ये सब कुछ नहीं देखना है, बस इसे देखिए कि ट्रेड कौन सा लॉट लेना है मुझे। तो वो बता दिया कि आपको अगर $50 ही आपको लॉस करने हैं और ये ट्रेड में बना रहना है, और जो भी स्टॉप लॉस है वही स्टॉप लॉस आपको रखना है जो जेन्यून मैंने बताया अभी। तो वो वाले केस में $100 पे अगर $50 का रिस्क लोगे तो आपको ये लॉट में बाई करना है। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो चलिए इसका भी एक कैलकुलेशन करके मैं बताता हूँ आपको। कैलकुलेटर लगाएंगे। अब कितना है लॉट हमारा, 0.0167। ये पूरा ही जोड़ लेता हूँ, अदरवाइज 0.01 ही रहेगा ये, माने 0.02 करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये प्रॉपर कैलकुलेशन मुझे आपको समझाना है कि ये आपका लॉट है। ओके। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3000 पिप से, क्या निकल के आता है, 50%। मीन्स ये जो एंट्री लेवल है वो एंट्री लेवल पे 0.01 से हम ट्रेड करेंगे, माने ये पूरा अगर जोड़ ले तो ये कैलकुलेशन के लिए 0.01 रहेगा। ओके। वो लॉट पे हम इसे बाई करेंगे माइक्रो लॉट में। ओके। माइक्रो लॉट में अगर बाई करेंगे और हमारा जो ट्रेड हम सोच रहे हैं उसके मुताबिक नहीं चला और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 0.01 का जो स्टॉप लॉस है उसको लेके 3000 पिप नीचे अगर जाओगे, तो 3000 पिप नीचे चले जाओगे तो $50 का लॉस होगा। ये है कैलकुलेशन। ओके। तो ये मैंने आपको पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर भी बता दिया कि इसके इस हिसाब से कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हो। ये नहीं कि ये तो बड़े अगर जिनके पास पैसे होंगे वही ये स्टॉप लॉस रखेंगे, आप भी रख सकते हो, लेकिन फिर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी आपका ऐसा ही होगा। ओके। प्रॉफिट आपका होगा तो भी ये, अगर ये स्टॉप लॉस है तो फिर ये टारगेट भी इतना तो कम से कम 1:1 तो होगा, 1:15 होगा, तो $75 होंगे। ओके। 1:15, $75 होंगे आपके पास, वो $75 का गेन होगा। अब यही केस में अगर आपका, समझ लीजिए कि ये जो 3000 पीप है और आपको स्टैंडर्ड लॉट में जाना है, तो वो आपके, आपको मिनी लॉट में जाना है तो मिनी लॉट ये रहेगा आपका 0.1। ओके। 0.0, 0.1। वो वाले केस में ये आई थिंक $500 हो जाएगा फिर। ओके। तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करना रहता है, आपको खुद से वो देखना है, क्योंकि पिप्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी उसमें। ओके। तो वो अभी ये कौन सा लॉट, तो स्टैंडर्ड लॉट होगा तो ये बाय होगा। ओके। मिनी लॉट बताया गया है आपको, माइक्रो लॉट बताया गया है, आप अपने हिसाब से वो सोच सकते हो। ओके। तो वो मैन्युअली भी कैलकुलेट कर लो आप खुद से, तो आपको नज़र आएगा कि किस हिसाब से मुझे जाना है, लेकिन पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर का यूज़ करना है। और अगर आप अगर यूजुअली आप ट्रेड करते हो तो आपको ये जज करना नहीं पड़ेगा, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट में बाय करूंगा तो ये कितनी पिप्स रहती है, पिप्स की मूवमेंट कितनी रहती है, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पिप्स यहाँ पे होती है, जैसे ये समझ लीजिए अभी चल रहा है 42 और 42 से 43 होता है तो वो एक पिप हो जाता है, 42 से 56 होता है तो 14 पिप्स हो जाते हैं। उस हिसाब से कैलकुलेट करना है, अदरवाइज ये पॉइंट्स अगर देखोगे तो पॉइंट्स तो 69 है यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे आपको 42, इस हिसाब से कैलकुलेट कर, तो पॉइंट्स नहीं है, लेकिन जो लॉट बाय कर रहे हो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट होगा कि पिप्स कितने हैं और वो सारी चीज़ें होगी। तो हमने आपको बताया कि आपको अगर ट्रेड बनता है तो वो ट्रेड कैसे बनता है, कैसे ट्रेड करोगे। आपको ट्रेड बनाना है, प्रिडिक्ट नहीं करना है, बनाना पड़ेगा। ट्रेड को आपको बनाना पड़ेगा, एंट्री कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे बाय करना है, और आज के लिए भी मैंने बता दिया आपको क्या करना है। अगर वीडियो सही में अच्छा लगा है आपको
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये जो भी एनालिसिस मैंने बताया उसके हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए। और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। गोल्ड के बारे में ही नहीं, दूसरी करेंसी पेयर में भी कैसे ट्रेड करोगे, स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम। डिपेंड करता है कि किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है आपका, तो जो रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से। अदरवाइज मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि आज आप कैसे ट्रेड करोगे। थैंक यू सो मच।